सभी सम्मानित नेता, श्री नकुल दुबे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री प्रदीप गर्ग जी, श्री राजू गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी की, श्री अमरेंद्र बहादुर जी, श्री गुलाब जी, यहाँ पर अभी हम लोगों के साथ में बहुत ही जुझारू नेता लोगों ने भी अपनी अपनी बातें आपके सामने पहले भी रखी। हमारे साथ में भी जुड़े विनोद त्रिपाठी जी, साथ में आए हुए अनेकों जो बहुत लंबी लिस्ट है, सभी का नाम न लेकर के सभी सम्मानित हमारे साथी और खास तौर से यहाँ पर उपस्थित जो ये हम लोगों का प्रबुद्ध गोष्ठी है उसमें आए हुए प्रबुद्ध वर्ग के लोग और खास तौर से ब्राह्मण समाज के यहाँ पर आए हुए जो लोग मौजूद हैं। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले भगवान श्री परशुराम जी के चरणों पर अपना शीश नवाता हूँ और भारत के संविधान के रचयिता जिनकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज हम लोग इस देश में इस शासन जो कुशासन है उसमें सांस लेने के सक्षमता रख रहे हैं, अदालतों में जा पा रहे हैं, कानून का दरवाजा खटखटा पाने की ताकत मिल रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर्षी काशीराम जी को नमन करता हूँ। भाइयों, हमने ये पूरा कार्यक्रम जो प्रबुद्ध समाज का है अयोध्या से शुरू करके और उसके बाद पूरे प्रदेश में ले जाने का संकल्प किया है। हम लोग अयोध्या से निकल करके अंबेडकर नगर होते हुए प्रयागराज होते हुए आज कौशाम्बी के जिले में आए हैं। और कौशाम्बी जो है उसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहां पर के ब्राह्मण समाज के लोग खास तौर से पूरे प्रदेश में उनको ये माना जाता है कि निडर है और ये सही माने में भगवान श्री परशुराम के अनुयायी भी हैं और उनके वंशज भी। ये डरते दबते नहीं है। इसका सीधा एक उदाहरण है आपके सामने। पूरे कौशाम्बी जिले के लोगों ने क्या प्रदेश के लोगों ने देखा कि कौशाम्बी के निवासी कौशाम्बी में जिनका जन्म और रहने वाले श्री आपको मालूम है कि ब्रिजेश मिश्रा जी वही चैनल के हेड और कौशाम्बी की उनके अंदर जो रक्त बह रहा उसकी वजह से वो निडर है, किसी से डरते नहीं है। और इसी वजह से वो इस प्रदेश में जो हो रहा था, जिस तरह का शासन चल रहा था, जिस तरह की बद इंतजामी थी, उसको लेकर के उन्होंने खुल करके अपने चैनल में दिखाने का काम किया। तो उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ रेड डाली, उनके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ा, उनके चैनल को नहीं छोड़ा। साथ साथ में एक न्यूज़पेपर जो पूरे देश में बहुत ही हर जिले में और हर प्रदेश में जिसका कि अखबार चलता है और लोग पढ़ते हैं, उन्होंने भी सही चीजें दिखाने का काम किया। तो इनके यहाँ भी हमला कर दिया, उनके यहाँ भी रेड कर दी और रेड करके दफ्तर तक में रेड कर दी, जहां चैनल चल रहा वहां रेड कर दी। लेकिन आप डरा सकते हैं, कुछ लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन दबा नहीं सकते। ये लोगों ने जो चौथे स्तंभ है, चौथा स्तंभ जो है, लगभग हर चैनल, लगभग हर न्यूज चैनल, हर न्यूज अखबार, तो आज ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे गर्व है कि न्यूज चैनल के लोगों ने इनके दबाव में ना आकर के अब उस दबाव से बाहर निकल करके और इनका असली चेहरा अब धीरे धीरे उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति के सामने इनकी असलियत लाने का काम सभी लोगों ने शुरू कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि इसी निष्पक्षता के साथ में और निडर भाव से ये लोग आगे भी इनका असली चेहरा उजागर करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से 2022 में इस शासन को जाना पड़ेगा, इस सरकार को जाना पड़ेगा और अब की बात जिसने सरकार सही ढंग से चला करके उत्तर प्रदेश में दिखाई दी, बहन मायावती जी कानून द्वारा कानून का राज चलाया था, उनको वापस लाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो ललक इस समय मची हुई है, जो पिछले 4 दिन से देख रहे हैं और जो अंदर से सबके चुभन हो रही है, उस चुभन का जवाब देने के लिए आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति, चाहे वो जिस समाज का हो, उनको छोड़ दीजिए जो लोग इनके साथ में मिल करके और दबाने का काम कर रहे हैं, सोचते हैं कि चाहे वो दलित समाज हो और ब्राह्मण समाज हो उसको दबा देंगे, तो ये वो भूल जाएं। अब समय आ गया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है और निश्चित रूप से अब की बात बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनकर के बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और इनको सही जगह भेजने का काम भी करेंगे। पूरे प्रदेश में जिस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से दलित समाज के भाई बहनों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से दलित समाज की बेटियों का रेप करके और किस तरीके से हाथरस में उसको आधी रात में जलाने का काम किया हुआ ये भी किसी से छुपा नहीं है। और जलवाने का काम किसने किया? लखनऊ में बैठ करके शायद ही रात भर बैठे होंगे अपने दफ्तर में कभी मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो मिनट टू मिनट खबर ले रहे थे कि हाथरस में क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए थे कि देख लीजिए सुबह ना होने पाए, भोर ना होने पाए और उस लड़की को जो उसका शरीर आया था अस्पताल से लौट करके उसको उनके माता पिता को न दे दीजिएगा और उनका वहां पर आप स्वयं उनके माता पिता को न दे करके आप खुद ही उनको जलाने का काम करें। पूरे देश पूरे विश्व में देखा, शर्म से हम लोगों का सर झुक गया जब देखा कि माता पिता बिलख रहे हैं, परिवार वाले चीख रहे हैं कि हमको अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, लेकिन नहीं, आदेश तो ऊपर से था। जिला मजिस्ट्रेट डंके की चोट में उससे पीएसी लगा दी, सारी फोर्सेज जितनी उत्तर प्रदेश की हो सकती लगवा करके उनको कैद कर दिया कमरे के अंदर और वहां मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2-2:30 बजे उसको जलाने का काम किया। इस तरह का प्रदेश की सरकार कहां पर कानून, कहां पर ये फोर्स लगाने का काम करते हैं? ऐसी जगहों पर जहां इस्तेमाल करना चाहिए वहां नहीं करते। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है और ये तो जो रिपोर्ट है क्रिमिनल ब्यूरो की वो उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है। ऐसी कानून व्यवस्था जहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है, ये पूछ करके कि तुम किस समाज के हो, ब्राह्मण समाज के हो, तो गाड़ी रोकी जाती है। लखनऊ में लोगों ने देखा दिन के समय किस तरह से रोक करके तिवारी परिवार का नौजवान व्यक्ति जो नौकरी करता था रोका और उससे पूछा कि क्या नाम है, उसे नाम बताया, गाड़ी से बाहर, गाड़ी में बैठे बैठे गोली मारी। किस तरीके से प्रतापगढ़ में 5-5 ब्राह्मण समाज के लोगों को मारा ही नहीं, उनके घर पे आग लगा के कोई झोपड़ियां थी छोटी छोटी, मैं तो स्वयं गया था वहां पर,
उनके परिवार के लोगों से मिले और उनको जलाने का काम कर दिया। और मंत्री, वहां के मंत्री, कमीना मंत्री जो उस क्षेत्र के थे इस सरकार में, वो अपनी पीठ ठोक रहे थे, कहते बहुत अच्छा काम हुआ। इनको तो ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। और इसी तरीके से एक दो नहीं, चाहे झांसी हो, चाहे प्रतापगढ़ में हो, चाहे रायबरेली में हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे कानपुर देहात में हो, कहीं पर भी हो, गिन गिन करके खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों को ठीक उसी प्रकार से जैसे दलित समाज को टारगेट करते हैं, उसी तरह से ब्राह्मण समाज को करते हैं। और ये शासन में बैठ करके सामंतवादी ताकतें जो है, और उसके बाद वहां पर उनको मारने का ही, प्रताड़ित करने का, घर तोड़ देने का, शूट आउट कर देने का। गाड़ी फिसलती है, ले जा रहे होते हैं तो गाड़ी फिसलती है, गाड़ी फिसल करके बाहर निकालते हैं और निकाल करके कहते हैं कि वो भाग रहे थे, हमने गोली मार दी। उसी तरह से गाड़ी एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार फिसलती और बार बार गोली मार दी जाती है। चित्रकूट के पास बुंदेलखंड में कैसे एक ब्राह्मण समाज के जो व्यापारी था उसको इतना प्रताड़ित किया गया, बाद में उसको मरवा भी दिया गया, मार भी दिया गया। कहा गया उसने तो अपनी आत्महत्या कर ली। आज तक जब खुलासा हो गया कि इसको तो मारा गया था, मरवाया गया था, तो अभी तक पकड़ नहीं पाए। आईपीएस अधिकारी को ढूंढ रहे हैं अभी तक। यहां तो 24 घंटे में ढूंढ करके और फर्जी लोगों को भी, जो जिनका कोई मतलब ना हो, उनको ढूंढ करके उनका एनकाउंटर हो जाता है। यहां साल भर होने को हो रहा है, अभी तक नहीं ढूंढ पाए। तो क्यों? क्योंकि जो लोग उसमें लगे हुए थे वो सामंतवादी लोगों को बचाना था इनको, और जो समाज जिसका उत्पीड़न हो रहा है वो ब्राह्मण समाज का था। तो इसलिए आज हमको इनका असली चेहरा जो सामने आ रहा है वो दिख रहा है। ब्राह्मण समाज के लोग, इन्होंने सोचा इनको हम इतना भयभीत कर देंगे, इतना भयभीत कर देंगे, ये डर के दब के अपने घरों में डुबकी मार के बैठ जाएंगे, और उसके बाद हमको फिर हम श्री राम का नारा देंगे और ये हमको जो है वोट देने का काम कर देंगे। मैंने इसीलिए अयोध्या से अपना कार्यक्रम शुरू किया। मैं भगवान श्री राम के चरणों पर पहले गया, बजरंगबली के दर्शन करके, और मैंने ये गोष्ठी जो शुरू की इसको वहीं से शुरू करने का काम किया। वो बात दूसरी है कि जब हम अयोध्या गए तो हमारे ऊपर 50 प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए और 50 लोगों ने रोकने का काम किया और ये कहने का काम किया कि आप अयोध्या में दर्शन करने क्यों आए, आप अयोध्या क्यों आए। अयोध्या हमने पूछा क्यों, हम नहीं आ सकते। बोले नहीं, ये तो खाली वो लोग आ सकते हैं जिनके पास लाइसेंस है यहाँ का, आपके पास तो कुछ नहीं है लाइसेंस यहाँ का आने का। अब अयोध्या जाने का लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता हूँ, ब्राह्मण समाज में जन्मा हूँ। हम लोग सुबह, ब्राह्मण समाज के जितने लोग हैं, हम लोगों के जो संस्कारों में डाला गया है कि सुबह उठो, पहले स्नान करने के बाद ध्यान करने का काम करो, और भगवान श्री राम के चरणों में हम लोग शीश नवा करके, भगवान शिव जी के चरणों में शीश नवा करके, बजरंगबली का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, माँ दुर्गा का पाठ करके, और तब घर से निकलते हैं बाहर। तो हमको ये रोक रहे हैं कि आप वहां क्यों जा रहे हो। तो इस तरह की इनकी सोच है कि क्योंकि वहां पर अयोध्या जब अगर हम नहीं जाते, जहाँ जाने नहीं देना चाहते थे, तो वहां के ब्राह्मण समाज के जो पुरोहित हैं, जो पंडित लोग हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती। जो दर्द उन्होंने वहां का बयां किया है, अगर हम नाम लेने लगे वहां के लोगों पे, ये सीधे उनके यहाँ हमलावर हो जाएंगे। हमारे जाने के बाद ऐसे ही वहां पर कई लोगों के ऊपर हमलावर होता है कि आपने क्यों दर्शन करा दिए, आपने क्यों उनको यहाँ पर आने दिया। लेकिन उनका दर्द जो ब्राह्मण समाज के वहां के पंडित पुरोहित हैं, और उनकी जो पीड़ा है वो मैंने अपनी स्वयं की आंखों से देखी। किस हाल में वो लोग वहां पर रह रहे हैं, किस हालातों में उनको अपना गुजर करना पड़ रहा है। कितनी इन लोगों से जो आते हैं खाली
200 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च करके चले आते हैं अपने कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, दिल्ली से किसी के आने वाले कार्यक्रम होता है, तो 200 करोड़ रुपए एक दिन में उड़ा देते हैं। लेकिन अयोध्या में आप लोग जरूर जाइए और जा करके देखिए तो वहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ है। मैं तो पूरे अयोध्या में घूम के आया, मुझे तो कहीं नहीं दिखा जो ये कहते हैं मैंने 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया वहां पर अयोध्या को बनाने के लिए। क्या बनाया आपने, कहां खर्च कर दिया? आपने लाखों लाखों करोड़ों रुपए तो चंदे में उठा लिए अयोध्या के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे। जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तब वहां पर जमीन मिली है ट्रस्ट को, और ट्रस्ट का जिस तरह से खुलासा मीडिया के लोगों ने किया कि किस तरीके से वहां का रुपया जो हजारों करोड़ रुपया इनके पास है, किस तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है, वो भी सामने आ गया। एक एक रुपए का हिसाब आप लोगों को उनसे मांगना चाहिए, और इस प्रदेश का हर व्यक्ति मांगे, खाली ब्राह्मण समाज के लोग नहीं, हर व्यक्ति उनसे हिसाब मांगेगा कि आप ये हिसाब तो दीजिए, कहां रुपया ले गए? क्या खाली ये रुपया आपने इकट्ठा किया था भारतीय जनता पार्टी के कोष में डालने के लिए, वहां के नेताओं को ऐश और आराम कराने के लिए, 5 सितारा होटलों में घुमाने के लिए, 100 हेलीकॉप्टर जो आपने तैयार किए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, उसके लिए 500 आपने रथ बनाए हैं उत्तर प्रदेश के लिए अगले चुनाव के लिए, उसके लिए ये रुपया मंदिर के लिए दिया गया था। मंदिर की तो नींव भी नहीं पड़ पाई, अभी तो जमीन के नीचे, कब नींव ऊपर आएगी ये भी किसी को नहीं मालूम। वो बात दूसरी, जैसे नींव ऊपर आएगी उस दिन फिर 500 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे दिखावे के लिए कि दिखाने के लिए आए। लेकिन मंदिर कब बनाओगे? हर बार तारीख बदल देते हैं, क्योंकि रुपए का इस्तेमाल कहीं और हो रहा है, मंशा है नहीं, नीयत खराब है। भगवान श्री राम को इसी प्रकार रखे रहेंगे तभी तो चुनाव लड़ते रहेंगे उनके नाम पे। भगवान श्री राम हम लोगों के आराध्य हैं, हम लोग उनको चुनाव की एक कोई वस्तु नहीं बना सकते, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, और उनको जरा सी भी दिल में चोट नहीं लगती है ऐसा करते समय। यह अफसोस की बात है। आप अगर प्रभु को, भगवान को आप इलेक्शन में उतार देंगे तो इससे ज्यादा खराब बात नहीं। भगवान श्री राम ने तो राम राज्य स्थापित किया था, एक आदर्श राज्य स्थापित करने का काम किया था। क्या यही आदर्श राज्य था जो उन्होंने कल्पना की? कभी ऐसा आदर्श राज्य देखा हो जहां ब्राह्मणों को के कत्ल हो जाए? और गिनती के नहीं, ये लोग अभी इतने हुए, सिर्फ 40 ब्राह्मण अज्ञात नाम से जोड़ दिए गए कानपुर के कांड में, बिगरू कांड में, और उनको आज भी जेल के अंदर सड़ाया जा रहा है और उनको बंद किया जा रहा है। अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि इनके ऊपर हम क्या चार्ज लगाएं। कितने लोगों को, अज्ञात लोगों को उस नाम से जोड़ करके उनको मारने का काम किया गया। 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, जो पहले खुशी तिवारी थी, खुशी दुबे को 2 दिन की पहले ब्याह हुआ था उसका। 29 जून को उसका शादी होती है, 30 जून को उसका पहला रात में शादी होती है, 30 जून को पहला दिन उसका होता है अपने घर में, और 2 तारीख को वारदात होती है और वो मुजरिम हो गई। आज साल भर से जेल के अंदर बंद है। पूरा प्रशासन शासन लग गया कि उसकी बेल न होने पाए, और क्यों? उसके लिए जितने भी षड्यंत्र करने हो कर लिए गए। चाहे वो जेल जो अधीक्षिका है वहां की, जहां 48 लड़कियां 2 कमरों में बंद हैं। हमारे मीडिया के साथियों को, देश के मीडिया के साथियों से मेरा आह्वान है कि जरूर वहां जाइए। एक बार आप लोग खोज करते हैं हर चीज की, ये तो खुलेआम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 2 कमरों में 48 लड़कियां बंद हैं। क्या इस तरह से लड़कियों के साथ में व्यवहार होगा कि 2 कमरों में तो भेड़ बकरियां भी भर दी जाएं तो 48 नहीं आ पाएंगे? और वहां पर चार्ज ये लगाया है उसके ऊपर जिससे बेल खारिज कराई, ये कहते हुए कि उन 48 लड़कियों में से एक खुशी दुबे भी है, उसने 47 लड़कियों को धमकी दे रखी है कि अगर हमारी बेल हो गई और हम बाहर चले गए तो हम आप सब लोगों को उठवा लेंगे, आपको देख लेंगे।
अब वो अंदर बंद है, उनको उठवाने का काम वो कर लेगी, 16.5 साल की लड़की, और इसी को लेकर के उसकी बेल खारिज होती है। एक महिला जो घर में काम करती थी, उसकी 6 साल की एक बच्ची, 3 साल का बच्चा लड़का, उसको उठा के आपने जेल में बंद कर दिया, लड़की और लड़का भी जेल में। अब इन सबका क्या दोष है? वो 6 साल की लड़की सोच रही होगी, अभी तो बोल भी नहीं सकती, 3 साल का बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं जान सकता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कि हम घर से जेल में आ गए। जब वो बड़ा होगा तो क्या होगा उसके साथ, क्या करेगा? वो बात दूसरी है। अगर वो बड़ा होता इस समय तो उसका भी शूट आउट हो चुका होता इस सरकार में। ऐसी स्थिति में आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं, सहमे हुए हैं इनके इन कार्यक्रमों से। सहमने का वक्त खत्म हो गया। मेरा आप लोगों से यह आह्वान है कि आप जो है बुद्धिजीवी कहलाते हैं। भगवान श्री राम जो है वो किसके अवतार के रूप में आए थे? भगवान श्री राम तो स्वयं विष्णु भगवान को थे, लेकिन भगवान श्री परशुराम कौन है? भगवान श्री परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं। तो जब विष्णु के अवतार के वंशज हैं आप भगवान श्री राम के वंशज हैं, आप भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं, ये लोग तो ठेका लेने के लिए खाली आ गए। तो ऐसे में भगवान श्री परशुराम का ध्यान रखिए, और उनकी जब सोचेंगे तो आप डरना दबना बंद कर देंगे, और आप उठ करके एक ब्राह्मण जो जैसा होना चाहिए उससे खड़े होंगे। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि प्रदेश के बारे में सोचें, घर में बैठ कर अकेले अपने बारे में नहीं सोच सकते। आपने जन्म लिया है ऐसे कुल में जहां की हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज के बारे में सोचें, हम सर्व समाज के बारे में सोचें, हम समता मूलक समाज बनाने के बारे में सोचें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बारे में सोचें। और यही बहुजन समाज पार्टी का नारा भी है, और यही बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य भी है। भाईचारा बनाने का काम हम लोग जो कर रहे हैं, जो हमने 2005 में शुरू किया था, भाईचारा हमने बनाया था अपने दलित समाज के भाई बहनों के साथ। और दलित समाज के साथ में जब भाईचारा बनाया था तो हमने कहा था कि आप 13 से और 16% के बीच में आते हो। 13 तो सरकारी आंकड़े कहते हैं आप उससे ज्यादा हो, लेकिन 23% जो हमारे भाई बहन हैं दलित समाज के, उनके साथ में जब आप भाईचारा बनाएंगे तो आप 36% हो जाएंगे, और अकेले इतनी बड़ी ताकत हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की हर सीट पे आप भारी पड़ेंगे और आप चुनाव जीत सकते हैं। लोगों ने इकट्ठा होकर के अपनी ताकत को दिखाने का भी काम किया, एक साथ हुए, एकजुट हुए, और पूरे भारतवर्ष में आपने अपना नाम दिखा दिया कि आपने सोशल इंजीनियरिंग जिसका नाम दिया इन्होंने करा, और करके आपने ब्राह्मण समाज का नाम हर जगह लिया गया, इस सरकार बनवाने का काम किया। और फिर बहन मायावती जी ने भी, जिन्होंने गणेश जी की प्रतिमा हाथ में लेकर के 9 जून 2005 को जब 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे शंखनाद करते हुए, तो उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा लेकर के माइक में कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्होंने भी ब्राह्मण समाज की तैयारी को देखते हुए बढ़ चढ़ करके ब्राह्मण समाज को टिकट देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। और जब सरकार बनी, जब 45 लोग 80 में से ब्राह्मण समाज के चुन करके आए, तो उन्होंने फिर ब्राह्मण समाज को हर तरीके से, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी लोग हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो, 15-15 लोगों को विधानसभा में विधान परिषद भेजने का काम किया। उन्होंने मंत्री 1-2 नहीं, अनेकों कैबिनेट मंत्री 35 को मंत्री के कैबिनेट रैंक का दर्जा देकर के उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। उन्होंने 2500 को सरकारी वकील जिला के अदालतों में ब्राह्मण समाज के बनाया। सैकड़ों की संख्या में इलाहाबाद और लखनऊ उच्च न्यायालय में उन्होंने ब्राह्मण समाज के वकीलों को बनाया, महाधिवक्ता बनाया, चीफ सेक्रेटरी बनाया, डीजीपी बनाया, उन्होंने एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया,
और उन्होंने इतना ही नहीं, जो लॉ सेक्रेटरी था उसको भी ब्राह्मण समाज का बनाया, और जिले जिले में हर जगह जहां पर भी ब्राह्मण समाज की भागीदारी हो सकती थी, अन्य समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी बढ़ चढ़ करके भागीदारी देने का काम किया। आज की तरह नहीं कि ब्राह्मण समाज में जो उनके एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो सबसे ज्यादा दुखी है अगर है तो वही एमएलए लोग हैं। जो 2-3 मंत्री बना के रखे भी हैं उन्होंने गुलदस्ते के तरीके से, उनको कोई काम नहीं दिया गया, वो अपने विभाग का काम नहीं कर सकते। आप उनसे मिले होंगे, सब लोग जानते हैं कि वो अपना खुद का काम भी नहीं कर सकते। व्यक्तिगत काम हो तो भी मुख्यमंत्री से जाके उनको आज्ञा लेनी पड़ती है और वहीं पर रोक दिया जाता है कि ब्राह्मण मंत्री है, इसका काम नहीं होना चाहिए। इस हालात में वो लोग गुजर रहे हैं। उनमें से कितने ब्राह्मण समाज के एमएलए हैं जो मौका ढूंढ रहे हैं, दुखी हैं,